क्या मतलब? वो उस नीम अंधेरे कमरे में सामने की तरफ सोफे पर विराजमान इंसान को देख नहीं पा रही थी। मतलब बहुत साफ है मेरी जान कि अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। तुम्हारा अब ये दरवाज़ा तभी खुलेगा जब मेरी मर्ज़ी होगी। अचानक कमरे की लाइट ऑन हुई। वो सामने सोफे पर ही बैठा हाथों में कोई ग्लास लिए हुए था। दामियार प्लीज़ ये दरवाज़ा खोलें। वो कुछ गलत नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन उसे घबराहट सी होने लगी। उसके लफ्ज़ों से, उसके जुमले से उसे उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया था। अभी तो कहा मैंने कि ये दरवाज़ा मेरी मर्ज़ी से खुलेगा। वो ग्लास में मौजूद मशरूब एक ही घूंट में अपने अंदर उतारता, ग्लास वहीं एक साइड पर फेंकने वाले अंदाज में मेज़ पर रखता, वहाँ से उठाता। क्या मतलब? आप प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मुझे बाहर जाना है यहाँ से। वो गुस्से से बोली। चली जाना, चली जाना, मुझे कोई एतराज़ नहीं, दरवाज़ा खुल जाएगा, तुम बाहर चली जाना, लेकिन उसके लिए मेरी दो शर्तें हैं। शर्त? कैसी शर्तें? खोलें दरवाज़ा। ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं मुझसे? उसके अजीब अंदाज और लड़खड़ाते कदमों से उसे खौफ आने लगा। यकीनन वो नशे में था, और नशे की हालत में भला कोई किसी का किस तरह भरोसा कर सकता था? तुम्हें पता है कल की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी रात थी। मेरी बाहों में, मेरे बिस्तर में, यहाँ लाइबा खान थी। लाइबा खान जानती होगी ना तुम, बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। लेकिन मैं नशे में उसे अपने करीब अपनी बाहों में भरने की बजाय तुम्हारा नाम ले रहा था। बेचारी बुरा मान गई। बनता है उसका बुरा मानना। किसी भी औरत को ये बात कैसे गवारा हो सकती है कि एक मर्द जो उसकी कुर्बत के नशे में चूर हो, किसी और औरत का नाम ले उसके सामने। लेकिन मैं कर रहा था ऐसा। बहुत बुरा किया मैंने उसके साथ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो एक झटके में उसका बाजू दबोच कर चीखा था। छोड़ो मुझे घटिया इंसान, वो चिल्लाई। तुम्हें छोड़ दूं तो जाऊं? अब तुम्हें छोड़ने वाली कंडीशन नहीं है मेरी, नहीं छोड़ सकता तुम्हें। अब तुम मुझे ऐसी हालत में पहुंचा चुकी हो कि पागल हो रहा हूं मैं, तुम्हारे कुर्ब के नशे में पागल हो रहा हूं। मुझे तुम चाहिए हो किसी भी हालत में। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं इस कमरे से बाहर निकलने के। एक, अपनी मर्ज़ी से मेरी बाहों में आ जाओ, बस चंद घंटे के लिए। इस बिस्तर को आबाद कर दो मेरे, और उसके बदले में मैं तुम्हारी मुंह मांगी कीमत तुम्हें दूंगा। दूसरा रास्ता ज़बरदस्ती का है। अगर तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकती तो फिर ज़बरदस्ती। चटाक। अभी वो बोल ही रहा था जब इज़ा का हाथ पूरी शिद्दत से उठा, उसके गाल पर अपना निशान छोड़ गया। इस दफ़ा उसका थप्पड़ हल्का हरगिज़ नहीं था। घटिया ज़लील इंसान, तुम्हारी नीयत मैं उस मॉल वाले दिन ही समझ गई थी, लेकिन मुझे लगा शायद मैं गलत फहमी का शिकार हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी घटिया बातें करते हुए? अरे एक बार तो सोचते कि दादी तुम्हें कितना प्यार करती है। तुम्हारी बीमारी का सुनकर तड़प उठी थी, वो अपनी बीमारी भूल गई थी वो। और तुम जलील घटिया इंसान, ये है तुम्हारी हकीकत। वो गुस्से से चिल्लाई जब अगले ही लम्हे वो उसे बालों से पकड़कर अपने करीब कर चुका था। हाँ, यही है मेरी हकीकत, ऐसा ही हूँ मैं, यही है मेरी सच्चाई। और कौन सी दादी? किसकी दादी? वो घटिया औरत जो मेरे दादा को धोखा देकर भाग गई। थूकता भी नहीं हूँ मैं उस पर। उस घर में मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से गया था। उस दिन जब बारिक शाह वो पेपर्स लेकर मुझे दिखाने आया था ना, कबाड़ में फेंक दिए थे मैंने, क्योंकि मेरी नज़र में बारिक की भी कोई औकात नहीं थी। लेकिन तुमने मेरे होश उड़ा रखे थे। तुम्हें देखने के लिए कॉलेज गया था, जहाँ मैंने बारिक शाह को देखा। मैं मजबूर हो गया उन कागज़ों को देखने के लिए कि आखिर उसमें ऐसा क्या था जो बारिक शाह मुझे देकर गया था। फिर जानती हो कितना गुस्सा आया था मुझे? वो औरत जो मेरे बाप दादा को धोखा दे गई, वो मुझसे मिलने के लिए तड़प रही थी। उस औरत से मुझे कोई मतलब नहीं था, नफ़रत है बल्कि मुझे उसके वजूद से, उसके लम्स से। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं बर्दाश्त कर रहा था उस औरत को, और अब बस वो भी ख़त्म। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मुझे फ़ोन किया उसने, और उसने कहा कि तुम आ रही हो मुझसे मिलने के लिए। बस यहाँ बर्दाश्त ख़त्म हो गई मेरी। मैंने सोचा तुम आ ही रही हो तो ये ड्रामे यहीं ख़त्म कर देते हैं आज। तुम्हारी ये गलती मैं माफ़ कर रहा हूँ। उसने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए यकीनन उस थप्पड़ की बात की थी जो उसने थोड़ी देर पहले उसे मारा था। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, तुम जो चाहती हो वो सौदा कर सकती हो। तुम्हारे सिर्फ चंद घंटे और फिर रिहाई। तुम पर थूकना भी मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। घटिया जलील इंसान, तुम जनाई हो, शराबी हो। अरे तुम्हें मुंह तक लगाना हमारे लिए हराम है, और तुम मेरी दादी को गाली दोगे? तुम्हारी खुद अपनी औकात क्या है? एक तवाइफ की कोख से जन्म लेने वाले तुम खुद क्या हो? हमें तुम पर तरस आता था, लेकिन अब तुम पर लानत भेजने का दिल करता है। दरवाज़ा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाज़ा खोलो। वो अपने गुस्से में अपना आप उससे छुड़वाती हुई दरवाजे को बजाती उसके हैंडल को ज़ोर ज़ोर से खींच रही थी, जबकि दामियार के कमरे की दरो दीवार में उसका दिलकश कहका गूंजा था। ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, तब तक नहीं खुलेगा जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब ना हो जाऊं। इस हवेली में कोई भी नहीं है, मुबशिर भी नहीं, सब लोग जा चुके हैं यहाँ से। आज सबको छुट्टी है। आज उनका मालिक
अपने मकसद को पाने जा रहा है। सब लोग जश्न मना रहे हैं अपने मालिक की जीत पर। वो उसके करीब आता, उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था। उसके करीब आने पर वो उसे धक्का देती पीछे को हटी। नो बेबी नो, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुम्हारी सारी मंजिलें मुझ तक आएंगी, तभी ये दरवाज़ा खुलेगा। मुझे तंग मत करो, काफ़ी वक्त से मैं तुम्हें पाने को बेकरार हूँ। अब तुम्हें मेरे पास आ ही जाना चाहिए। वो कदम कदम उसकी तरफ बढ़ाता अपने गलीज़ इरादे लिए उसके करीब आ रहा था। मैं मौत को गले लगा लूँगी, लेकिन तुम जैसे शख्स के हाथ कभी नहीं आऊँगी। वो कमरे में आगे पीछे देखती कोई चीज़ तलाश कर रही थी, जब बेड के साथ रखे टेबल पर उसे अच्छा खासा भारी गमला मिल गया और उसने लम्हे में उठाकर वो दामियार के सर पर दे मारा। चोट लगने पर वो तड़प उठा। गमला काफ़ी सख्ती से उसके सर पर लगा था। वो उसे पीछे को धकेलती वापस दरवाजे की तरफ आती, दरवाजे को खींचने लगी। दामियार के सर से काफ़ी खून बह रहा था, लेकिन अपने खून की परवाह किए बगैर वो उसके पास आया और अगले ही लम्हे उसके कंधे पर हाथ रखता उसकी शर्ट को पीछे से चाक कर चुका था। दामियार शाह कभी अपने इरादों में नाकाम नहीं होता। आज की ये रात तो तुम्हें मेरे साथ ही गुजारना होगी। वो उसे धक्का देते हुए जारिहाना अंदाज में काबू करते हुए बोला, छोड़ो मुझे जलील इंसान, कमीने, छोड़ो मुझे, बचाओ, खुदा के लिए बचाओ मुझे। वो ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी, जबकि कोई नहीं सुन रहा था उसकी फरियाद। दामियार का नशा उस पर मज़ीद असर दिखाने लगा था। उसके लबों पर अपना हाथ दबाता वो उसकी आवाज़ बंद कर चुका था। आज तक मैंने ये काम नहीं किया जो करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया है मिस इज़ा उसामा शाह। मैं नशई था, जुआरी था, जनाई था, लेकिन रेपिस्ट नहीं था, और तुमने मुझे रेपिस्ट भी बना दिया। खुदा के लिए ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो। वो रो रही थी, तड़प रही थी, लेकिन दामियार शाह के सर पर तो नशा हावी था। उसके आंसू से नज़र कहाँ आ रहे थे। रोना बंद करो इज़ा बेबी, तुम मेरा मूड ख़राब कर रही हो। अब भी वक्त है, मेरी ऑफ़र अब भी मौजूद है। तुम्हारी चंद लम्हों की कुर्बत, तुम्हारी ज़िंदगी संवार दूंगा मैं। जिस चीज़ की ख्वाहिश करोगी वो तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। बस ये रात मेरे साथ रहो, मुझे रेपिस्ट मत बनाओ यार। वो उसे बुरी तरह से बेबस कर चुका था। ईज़ा ने न जाने क्या सोचकर हाँ में सर हिलाया, जबकि उसकी रजामंदी जानकर वो उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर चुका था। वो उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। वो कहाँ तक भागती, आना तो उसे उसी के पास था। वो उससे पीछे हटते हुए बेड से आहिस्ता से उठ गई, जबकि दामियार ने किसी तरह की कोई जल्दबाजी ना दिखाते उसे जाने दिया। वो बुरी तरह से रोती आहिस्ता आहिस्ता चलती कमरे की बालकनी की तरफ आई। सामने लगा बड़ा सा शीशा, शीशे की सामने लगे बड़े से शीशे का वॉल डोर ओपन करके वो बालकनी की तरफ आई। वो जगह ज़मीन से बहुत ऊंची थी, ना तो वहाँ से कूदना आसान था और ना ही नीचे जाना। यहाँ से वो सिर्फ मौत को ही गले लगा सकती थी। वो फतेहयाब अंदाज में बेड से उठकर उसके पीछे आया। और कितना तड़पाने का इरादा रखती हो? तुम्हारे लिए यहाँ से कोई फरिश्ता नहीं आने वाला जो तुम्हें बचा सके। मेरा वक्त बर्बाद मत करो लड़की। वो शराब की बोतल अपने लबों से लगाते हुए बोला, मैं जानती हूँ यहाँ से शायद खुदा मेरे लिए कोई फरिश्ता ना भेजे, लेकिन मैं तो खुदा के पास जा सकती हूँ ना। मैं मरते मर जाऊँगी दामियार शाह, लेकिन कभी तुम्हें खुद पर मनमानी नहीं करने दूंगी। वो ग्रिल के पास आई तो दामियार लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला। ए लड़की, दिमाग ख़राब हो गया है क्या? क्या करने जा रही हो तुम? उसे ग्रिल से नीचे की तरफ देखते पाकर वो समझ चुका था कि वो ज़रूर कोई इंतहाई कदम उठाने जा रही है। खुदकुशी हराम है, लेकिन इज्जत की बाजी हार कर खुदा के सामने हरगिज़ नहीं जाऊंगी मैं दामियार शाह। शायद मेरा ये हराम काम खुदा कबूल कर ले, लेकिन तुम जैसे इंसान की कामयाबी मुझे कबूल नहीं। यहाँ बैठी हर लड़की तुम्हारे जैसे शख्स की दौलत की मुंतज़िर नहीं है। तुम्हारी ऑफर्स पर मैं लानत भेजती हूँ, थूकती हूँ मैं तुम्हारी दौलत पर। इज़ा उसामा शाह को अपनी इज्जत से ज़्यादा अजीज़ और कुछ नहीं। उसके पास आने पर वो उसे धक्का देती अगले ही लम्हे नीचे की तरफ कूद गई थी। 3 मंजिला ये इमारत लम्हों में उसे ज़मीन का सफ़र दिखा चुकी थी, और ऊपर खड़ा ज़मीन पर फैलते हुए खून को देख रहा था। क्यों मिलना चाहती हो तुम मुझसे, और तुम रो क्यों रही थी? वो जो नीचे एक साइड पर बनी एक जगह पर तकरीबन कोई 25 मिनट से उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, उसके आते ही उठ खड़ी हुई, जबकि वो उसके सामने आते हुए उससे पूछने लगा, जल्दी बोलो लड़की, मुझे वापस जाना है आज ही। वो उसे देखते हुए बोल रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपने ऑडिशन के लिए निकलना था। वो आप, मेरा नाम शहीर है। उसे कंफ्यूज देखकर वो उसे खुद ही अपना नाम बता चुका था। जी शहीर, आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। आपको मेरी गवाही देनी होगी। आपको मेरे सब घर वालों को बताना होगा कि उस दिन
दिन मैं जो 2 घंटों के लिए गायब हुई थी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया उसमें, बल्कि वो मेरे कज़न ब्रदर ने मुझे बदनाम करने की साज़िश की थी, जिसमें हमारे यूनिवर्सिटी के बस ड्राइवर और टीचर आमिर भी शामिल थे। प्लीज़ शहीद, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे घरवालों के सामने मेरी गवाही दीजिए। उस दिन आप वहीं बैठे थे ना, जब तक बस वापस नहीं आ गई थी। आपने बस उन लोगों को ये बताना है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वो सारा वक्त में आप मेरे साथ थे। मैं नहीं जानती कि उस दिन आप बस से किस नीयत से उतरे, लेकिन मैं जानती हूँ, मैंने आपको अपने आगे पीछे कई दफ़ा देखा था। उस दिन उन 2 घंटों की बस में गैर हाज़िरी की वजह से मेरी ज़ात पर बहुत कीचड़ उछाला गया, मुझ पर बहुत गंदे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मेरे बाबा आज भी मेरे लिए लड़ रहे हैं। प्लीज़ सिर्फ़ आप ही मेरी गवाही दे सकते हैं। मैं पिछले 3 साल से आपको तलाश कर रही हूँ। मैंने वहाँ सबको बताने की कोशिश की थी कि मेरे साथ सीनियर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, लेकिन किसी ने मुझ पर एतबार नहीं किया। ख़ासकर टीचर आमिर ने मुझ पर बहुत बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, यहाँ तक कि ये कह दिया कि मैं यहाँ इस ट्रिप में अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई हुई थी। आप यकीनन नहीं जानते होंगे, लेकिन लास्ट ईयर में मेरा एक कज़न ब्रदर था, उसकी वजह से मुझे पूरे ख़ानदान में बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। उसका दावा है कि अगर मैं यूनिवर्सिटी के उस स्टूडेंट को ढूंढ कर ले आती हूँ तो ही मुझे पाक दामन मानेंगे, वरना शायद सारी ज़िंदगी में अपने दामन पर इस दाग को लेकर घूमती रहूँगी। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मेरे बाबा के सामने जाकर ये कहना है कि उस दिन आप मेरे साथ थे, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपसे। मैं बस अपने बाबा का यकीन जीतना चाहती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उनका यकीन बेमोल नहीं है। आप आएंगे ना मेरे घर? मैं प्लीज़ मेरे बाबा के सामने मेरी पाक दामनी की गवाही देंगे ना आप? वो उसका हाथ थामते हुए उम्मीद से पूछ रही थी, जब शहीद ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। तुम परेशान मत हो अरूष, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ज़रूर तुम्हारे लिए गवाही दूंगा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं। उस दिन बस ड्राइवर की वजह से बस मिस हो गई थी तुम्हारी। उस दिन बस मैं इस नीयत से उतरा था क्योंकि मुझे वहीं से आगे एयरपोर्ट जाना था, ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। लेकिन तुम्हें अकेले देखकर मेरा वहाँ से जाने का दिल नहीं किया। लेकिन मैं हरगिज़ नहीं जानता था कि मेरे जाने के बाद ये सब कुछ हुआ। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने उसे यकीन दिलाया तो वो भीगी आंखों से मुस्कुराई। दामियार तेजी से सीढ़ियां तय करता नीचे की तरफ वहां आया। उसका नशा जैसे लम्हों में उड़ा था। वो पागलों की तरह भागा, उसे कुछ होश नहीं था। पता था तो सिर्फ इतना कि वो मर रही थी। मुबशिर जल्दी बाहर आ। वो पागलों की तरह बाहर आते हुए उसके बेजान वजूद को उठा चुका था, जो खून से लत उसके बाजू से खून बह रहा था, यहाँ तक कि उसके पैर से भी खून निकल रहा था, जबकि उसका सर बुरी तरह फट चुका था। उसका चेहरा खून से भरा था। मुबश्शिर, कहाँ मर गए हो तुम? दफ़ा हो यहाँ। वो इंतहाई गुस्से से चिल्लाया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि घर में तो कोई भी नहीं है उसके सिवा। उसने खुद ही तो सबको छुट्टी दी थी। उसके यहाँ आने की खबर सुनकर उसने खुद ही सबको यहाँ से भेज दिया था। यहाँ तक कि उसने मुबश्शिर को ये तक कह दिया था कि जब ड्राइवर उसे लेने आए वापस, तो उसे ये कहकर भेज दे कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, इज़ा वापस जा चुकी है दामियार के साथ। और यकीनन मुबश्शिर ने ड्राइवर को वापस भेज दिया था, वरना शायद अब तक वो आ चुका होता। आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसका चेहरा थपथपा रहा था। उसने उसकी नब्ज़ चेक की, जो उसे चलती हुई महसूस नहीं हो रही थी। वो परेशानी से उसके बेजान वजूद को अपने बाजुओं में भरते हुए गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन उसके पैर बुरी तरह लड़खड़ा गए। वो रोज़ की निस्बत आज ज़्यादा शराब पी चुका था, जिसका असर साफ नज़र आ रहा था। प्लीज़ आंखें खोलो इज़ा, प्लीज़ तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसके गाल थपथपाते हुए फ़ौरन गाड़ी की तरफ आता। गाड़ी स्टार्ट कर चुका था अब।